गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। फटाफट से बैठ जाइए, स्टार्ट करते हैं क्लास को। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर जॉइंट प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट। कल हमने डिस्कस किया था पूरा सिलेबस, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में आपको मैंने बताया। ये जो सब्जेक्ट है कॉस्ट अकाउंटिंग, इसके ऑब्जेक्टिव बताए, क्या करने वाले हैं हम लोग, इन सब के बारे में कल हमने डिस्कस किया था। तो वैसे तो आप जान चुके होंगे कि एक सीएमए क्या काम करता है, ठीक है। अब किसी को भी बताने में आपको भी आसानी रहेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको बताया था कि छोटे चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, तो हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जॉइंट प्रोडक्ट एंड बाई प्रोडक्ट। जॉइंट प्रोडक्ट एंड बाई प्रोडक्ट देखिए आप लोग। हाँ हाँ, अभी नोट्स कोई बात नहीं, बिल्कुल। अभी आपको केवल रजिस्टर और पेन, और रजिस्टर कौन सा वाला, क्लास असाइनमेंट वाला, राइट। प्रैक्टिस असाइनमेंट वाला रजिस्टर यहाँ नहीं लेके आना है, केवल क्लास असाइनमेंट वाला रजिस्टर आपको चाहिए, और एक अच्छा सा पेन चाहिए जिससे कि अच्छी राइटिंग से आप रजिस्टर को बना सकें, ठीक है। हाँ हाँ, पेन अच्छा होता है तो बहुत बार राइटिंग अच्छी आ ही जाती है। एक आप बेकार पेन काम लो तो राइटिंग भी खराब आती है। आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है कि आपको एक अच्छी क्वालिटी वाला पेन काम में लेना चाहिए, लिखने का थोड़ा सा इंटरेस्ट बढ़ जाता है, और जब अच्छा पेन होता है तो आप लिखते भी अच्छी तरीके से हो। फिर आपकी चॉइस है कि आप क्या पेन काम लेते हो, किस टाइप का। चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं, जॉइंट प्रोडक्ट एंड बाई प्रोडक्ट। देखो ये जो चैप्टर है जॉइंट प्रोडक्ट एंड बाई प्रोडक्ट, हमने कल डिस्कस किया था कि हमारा जो कोर्स है वो 4 पार्ट में। एक तो है कॉस्ट जिसमें 3 चैप्टर है, एक है मेथड ऑफ कॉस्टिंग। ये जो चैप्टर है जॉइंट प्रोडक्ट एंड बाई प्रोडक्ट, इट इज पार्ट ऑफ मेथड ऑफ कॉस्टिंग। ये मेथड ऑफ कॉस्टिंग का पार्ट है। मेथड ऑफ कॉस्टिंग मतलब कॉस्ट को कैलकुलेट करने का एक मेथड है, ठीक है। तो जॉइंट प्रोडक्ट एंड बाई प्रोडक्ट एकदम स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहे हैं, बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। वैसे हर चैप्टर को हम ऐसे ही करेंगे, एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे कि इसमें क्या होता है, क्या करना है, जिससे कि आप उस चैप्टर को अच्छी तरीके से समझ पाओ क्या मैं करना क्या है, ठीक है। तो चैप्टर जॉइंट प्रोडक्ट एंड बाई प्रोडक्ट, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जॉइंट प्रोडक्ट क्या होते हैं। व्हाट इज जॉइंट प्रोडक्ट? नहीं नहीं, मैं आपसे नहीं पूछ रहा, मैं आपको बताने वाला हूं कि व्हाट इज जॉइंट प्रोडक्ट, ठीक है। हाँ, आपसे नहीं पूछा जा रहा। जॉइंट प्रोडक्ट, देखिए ये जो जॉइंट प्रोडक्ट एंड बाई प्रोडक्ट है, ये मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन में काम आता है। सबसे पहला तो ये चैप्टर कहाँ काम आता है, जो मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वहां पर ये चैप्टर काम आता है, ठीक। अच्छा, दूसरा, क्या ये सारे मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन में काम आता है या केवल कुछ मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन में ही काम आता है? तो बिल्कुल इसका आंसर है कि ये केवल कुछ मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन में ही काम आता है, सारे मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन में काम नहीं आता। अब ये कौन से मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन में काम आता है, तो इसके लिए हमें पहले तो जॉइंट प्रोडक्ट को समझना होगा कि जॉइंट प्रोडक्ट होते क्या। देखिए मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, रॉ मटेरियल को खरीदती है, उसको फैक्ट्री में जहां पर मशीनें होती है, लेबर होते हैं, वो मशीन और लेबर की हेल्प से उस रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। मान लो एक मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है जो रॉ मटेरियल को परचेज करती है,
और उस रॉ मटेरियल को फैक्ट्री में प्रोसेस करती है। फैक्ट्री में क्या करती है? प्रोसेस, है ना, विद द हेल्प ऑफ मशीन एंड वर्कर। उस रॉ मटेरियल को फैक्ट्री में प्रोसेस करती है और मान लो रिजल्ट में आउटपुट एक से ज्यादा मिल गए। रिजल्ट में आउटपुट एक से ज्यादा मिल गए। जैसे मान लीजिए 3 आउटपुट मिल गए। आउटपुट 1 P1, आउटपुट सेकंड P2 और आउटपुट थर्ड P3। रॉ मटेरियल सिंगल, प्रोसेसिंग सेम, बट आउटपुट इज मोर देन 1। एक से ज्यादा आउटपुट मिल रहा है, 2 3 4 5 कुछ भी हो सकते हैं। ये जो भी प्रोडक्ट है P1 P2 और P3, ये तीनों के तीनों जॉइंट प्रोडक्ट है। ये तीनों के तीनों क्या है? जॉइंट प्रोडक्ट। जॉइंट प्रोडक्ट के लिए कंडीशन क्या है? सिंगल रॉ मटेरियल एंड सिंगल प्रोसेसिंग, बट आउटपुट मोर देन 1। जनरली हम क्या करते हैं, एक रॉ मटेरियल डालते हैं तो एक ही प्रोडक्ट बनता है। बट अगर एक रॉ मटेरियल डाला और आउटपुट एक से ज्यादा बन गए तो हम हर एक प्रोडक्ट को जॉइंट प्रोडक्ट कहते हैं। आपको क्या ऐसा कौन सा एग्जांपल है? चलिए मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है रिफाइनरी। ऑयल रिफाइनरी होती है। आपको क्या ऑयल रिफाइनरी कौन सी होती है? तो आपको मैं नाम बताता हूं। रिलायंस इंडस्ट्रीज का नाम सुना आप लोगों ने? रिलायंस इंडस्ट्रीज इंडिया की अभी सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है? रिलायंस इंडस्ट्रीज। रिलायंस इंडस्ट्रीज का मेन काम क्या है? मेन काम वो है पेट्रोलियम रिफाइनरी। क्या है? पेट्रोलियम रिफाइनरी। क्या होता है पेट्रोलियम रिफाइनरी? मतलब ये रिफाइनरी है, अब पेट्रोल भी है डीजल भी है, ये रिफाइनरी है। रिफाइनरी का काम क्या है? रिलायंस इंडस्ट्रीज क्या करती है? क्रूड ऑयल को परचेज करती है। किसको परचेज करती है? क्रूड ऑयल। जनरली क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करते हैं हम लोग। क्रूड ऑयल को खरीदा जाता है, उस क्रूड ऑयल को रिफाइनरी में प्रोसेस किया जाता है। रिफाइनरी इज बेसिकली फैक्ट्री। उस रिफाइनरी में उस क्रूड ऑयल को प्रोसेस किया जाता है और जैसे ही क्रूड ऑयल को प्रोसेस करते हैं आउटपुट एक से ज्यादा मिल जाता है। मान लो 3 प्रोडक्ट बन गए। एक हो गया पेट्रोल, दूसरा हो गया डीजल, तीसरा हो गया ऑयल, कैरोसिन, बहुत सारी नेचुरल गैसेस वगैरह बहुत सारे होते हैं। तो ये जो क्रूड ऑयल है, ये जो क्रूड ऑयल है, ये एक रॉ मटेरियल है। हमने उसको एक ही तरीके से प्रोसेस किया बट हमें एक से ज्यादा प्रोडक्ट मिल गए। इसका मतलब पता है क्या है? ये जो क्रूड ऑयल है इसमें सब कुछ मिक्स है, इसमें बहुत सारे प्रोडक्ट मिक्स है। रिफाइनरी में क्या किया जाता है कि उसको प्रोसेस किया जाता है जिससे उसमें जो जो मिक्स है सब अलग अलग हो जाते हैं, है ना। और भी बहुत सारे होते हैं। तो पेट्रोल अलग हो जाता है, कैरोसिन अलग हो जाता है, डीजल अलग हो जाता है, डामर, अगर कुछ और भी है तो सब कुछ अलग अलग हो जाता है। तो ये जितने भी प्रोडक्ट बन रहे हैं ये सारे प्रोडक्ट एक ही रॉ मेटेरियल से बन रहे हैं और वो है क्रूड ऑयल, और उनको एक ही तरीके से प्रोसेस किया जा रहा है ना। तो ये जो प्रोडक्ट बने पेट्रोल डीजल ऑयल, ऑल आर जॉइंट प्रोडक्ट। ये सारे के सारे जॉइंट प्रोडक्ट है। कुछ केमिकल की कंपनियां होती है जिसमें रॉ मेटेरियल को जब प्रोसेस किया जाता है तो एक साथ बहुत सारे केमिकल मिल जाते हैं, बहुत सारे तरह के केमिकल आउटपुट में मिल जाते हैं। तो वो सारे के सारे केमिकल जो बने हैं आउटपुट में वो सारे के सारे जॉइंट प्रोडक्ट हो गए। तो जॉइंट प्रोडक्ट का मतलब है सिंगल मटेरियल, सिंगल प्रोसेसिंग, बट आउटपुट मोर देन 1। ठीक है, समझ गए आप लोग? बिल्कुल, रिलायंस इंडस्ट्रीज का मेन काम यही है। रिलायंस इंडस्ट्रीज का मेन काम। और मैं आपको रिफाइनरी बताऊं तो बीपीसीएल भारत पेट्रोलियम, एचपीसीएल हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, ये सभी भी यही करते हैं, है ना। तो ये क्या, हम लोग पेट्रोल इंपोर्ट नहीं करते हैं, हम पेट्रोल नहीं खरीदते हैं, डीजल नहीं खरीदते हैं, हम क्रूड ऑयल खरीदते हैं।
फिर क्रूड ऑयल को प्रोसेस करते हैं रिफाइनरी में, तो ऑटोमेटिकली हमें उससे क्या मिल जाता है, हमें उससे पेट्रोल, डीजल, अलग अलग प्रोडक्ट मिल जाते हैं। तो क्रूड ऑयल हमारा रॉ मटेरियल है, मतलब रिफाइनरी के लिए। और ये जो तीन प्रोडक्ट, जैसे मैंने एग्जांपल में तीन प्रोडक्ट लिए हैं, वो तीनों के तीनों क्या हो गए, जॉइंट प्रोडक्ट हो गए। बट मान लो ऐसा नहीं है, हमने क्रूड ऑयल खरीदा और उसको अलग अलग तरीके से प्रोसेस किया, अलग अलग तरीके से प्रोसेस किया और अलग अलग प्रोडक्ट बने। मान लो प्रोसेसिंग फर्स्ट, प्रोसेसिंग टू, प्रोसेसिंग थ्री, और अलग अलग प्रोसेसिंग से अलग अलग प्रोडक्ट बने। तो ये तीनों प्रोडक्ट जॉइंट प्रोडक्ट नहीं है, जॉइंट प्रोडक्ट नहीं है, ये तीनों हो गए को प्रोडक्ट। क्या हो गए, को प्रोडक्ट। भले ही रॉ मटेरियल सेम हो, बट उसको हम अलग अलग तरीके से प्रोसेस कर रहे हैं। तो ये जितने भी प्रोडक्ट आपको मिल रहे हैं वो सारे के सारे को प्रोडक्ट है, जॉइंट प्रोडक्ट नहीं है। जॉइंट प्रोडक्ट के लिए प्रोसेसिंग भी सेम होनी चाहिए। तो सिंगल प्रोसेसिंग, सिंगल रॉ मटेरियल बट आउटपुट मोर देन वन, ईच प्रोडक्ट इज कॉल्ड जॉइंट प्रोडक्ट। फिर सेकंड हमें इस चैप्टर में दे रखा है बाई प्रोडक्ट। बाई प्रोडक्ट इज बेसिकली स्क्रैप। जब आप मैन्युफैक्चरिंग करते हो तो कुछ स्क्रैप बन जाता है, स्क्रैप का एक टाइप है, वो है बाई प्रोडक्ट। वैसे इस चैप्टर में जो कुछ भी दे रखा है वो जॉइंट प्रोडक्ट के बारे में दे रखा है। बाई प्रोडक्ट के बारे में थोड़ी बहुत थियोरी दे रखी है। चैप्टर का नाम भले ही जॉइंट प्रोडक्ट एंड बाई प्रोडक्ट है, बट मेनली ये चैप्टर जॉइंट प्रोडक्ट के बारे में दे रखा है। ठीक, तो चलिए अब हम बात करते हैं कि इस चैप्टर में दे क्या रखा है। जॉइंट प्रोडक्ट का मतलब समझ गए। अच्छा, जहां पर जिन मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा होता है वहां पर ये काम का चैप्टर है। मतलब सारे मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन में तो ऐसा नहीं होता कि एक रॉ मटेरियल को एक प्रोसेसिंग करेंगे और आउटपुट एक से ज्यादा मिलेंगे। जहां पर ऐसा होता है, जिन मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा होता है, वहां पर ये चैप्टर यूज आता है। अब ये चैप्टर कैसे काम आता है, एक काम करते हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। उस छोटे से एग्जाम्पल से आप बिल्कुल समझ जाओगे कि हमें इस चैप्टर में करना क्या है। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से समझना। बहुत छोटा सा और इजी सा एग्जाम्पल ले रहा हूँ जिससे कि आपको ये चैप्टर बिल्कुल अच्छी तरीके से दिमाग में उतर जाए। ठीक है ना, एक बार में ही समझ में आ जाए कि करना क्या है। ठीक है, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। आपका नाम क्या है? भावेश। अच्छा, चलिए भावेश का एग्जाम्पल लेते हैं। कोई समस्या तो नहीं? आपका नाम से एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि सर मेरे नाम से क्या, आपने कैसे नाम एग्जाम्पल लिया, मेरे मम्मी पापा कल साथ में आ रहे हैं, ऐसा तो नहीं है ना? हाँ ठीक है, चलिए ओके। तो भावेश के एक रिफाइनरी है। ठीक है, भावेश के एक रिफाइनरी है, नाम हम कर देते हैं भावेश रिफाइनरी। भावेश रिफाइनरी। अब आप लोग समझ गए कि रिफाइनरी में क्या होता है। ठीक है, भावेश रिफाइनरी लास्ट ईयर 2024, ईयर 2024 की डिटेल, भावेश के बिजनेस की डिटेल मैं आपके सामने लिख रहा हूं। लास्ट ईयर की डिटेल, लास्ट ईयर भावेश ने क्रूड ऑयल परचेज किया। क्रूड ऑयल पूरे एक साल में 1 लाख लीटर क्रूड ऑयल परचेज किया, और क्रूड ऑयल की रेट 50 रुपीज पर लीटर। 1 लाख लीटर क्रूड ऑयल खरीदा पूरे साल भर में, और क्या रेट, 50 रुपीज पर लीटर। कितना लगा, 50 लाख। इस क्रूड ऑयल को प्रोसेस किया, प्रोसेसिंग में टोटल 10 लाख रुपीज और खर्च हो गए। क्रूड ऑयल में कितना खर्चा लगा, 50 लाख, और 10 लाख रुपीज प्रोसेसिंग करने में खर्च हो गए। टोटल कितना खर्चा हो गया, 60 लाख। और रिजल्ट में भावेश को 3 प्रोडक्ट मिलते हैं। एक प्रोडक्ट है पेट्रोल, दूसरा प्रोडक्ट है डीजल, और तीसरा प्रोडक्ट है ऑयल। एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है। 1 लाख लीटर को जब प्रोसेस किया गया
तो 50,000 लीटर पेट्रोल मिला, 40,000 लीटर डीजल मिला और 10,000 लीटर ऑयल मिला। पेट्रोल को अगर सेल किया जाए तो पेट्रोल की रेट मान लेते हैं 80 रुपीज पर लीटर, थोड़ा बड़ा है, 90 रुपीज पर लीटर, 90 रुपीज पर लीटर। डीजल 80 रुपीज पर लीटर और ऑयल 120 रुपीज पर लीटर। ठीक है। अच्छा, जैसे ही क्रूड ऑयल को प्रोसेस किया जाता है, प्रोसेस करने से क्या होता है, क्रूड ऑयल में सब कुछ मिक्स था, क्रूड ऑयल में क्या था, सब कुछ मिक्स। हमने जैसे ही प्रोसेस किया, पेट्रोल अलग हो गया, डीजल अलग हो गया, केरोसिन अलग हो गया, ये ऑयल अलग हो गया, राइट। ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है जहां पर क्रूड ऑयल में सब कुछ जो मिक्स था वो सब अलग अलग हो गया, सेपरेट हो गया, इस पॉइंट को कहते हैं सेपरेशन पॉइंट। क्या कहते हैं? सेपरेशन पॉइंट। क्या कहते हैं? सेपरेशन पॉइंट। आप नाम से है ना, सेपरेट हो गए, सारे प्रोडक्ट एक दूसरे से सेपरेट हो गए। या फिर इसका एक और नाम है, इसको स्प्लिट ऑफ पॉइंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्प्लिट ऑफ पॉइंट, सेपरेशन पॉइंट, या फिर इसको कह सकते हो स्प्लिट ऑफ पॉइंट। सेपरेशन पॉइंट पर अगर पेट्रोल को सेल किया जाए तो 50,000 लीटर और 90 रुपीज पर लीटर की रेट। डीजल को सेपरेशन पॉइंट पर बेचा जाए तो 40,000 लीटर, रेट 80 रुपीज पर लीटर। और ऑयल को सेपरेशन पॉइंट पर बेचा जाए तो 10,000 लीटर, रेट 120 रुपीज पर लीटर। करेक्ट। भावेश के पास में एक ऑप्शन तो यह है कि सेपरेशन पॉइंट पर ये जो तीन प्रोडक्ट मिले, पेट्रोल, डीजल, ऑयल, इसको सेपरेशन पॉइंट पर ही बेच दिया जाए, मतलब जैसे मिला बेच दिया। या तो एक ऑप्शन ये है, या फिर एक और ऑप्शन अवेलेबल है भावेश के पास। वो क्या है कि ये जो पेट्रोल है इसको और फर्दर रिफाइंड किया जाए और फिर बेचा जाए, पता है ना, फर्दर रिफाइंड। डीजल को भी फर्दर रिफाइंड करके बेचा जा सकता है और ऑयल को भी फर्दर रिफाइंड करके बेचा जा सकता है। मतलब सेपरेशन पॉइंट पर जहां मिला वहां पे भी बेच दो, या फिर और फर्दर रिफाइंड करके, फर्दर प्रोसेस करके बेचो। इसको कहते हैं फर्दर प्रोसेस। फर्दर प्रोसेस करने के बाद अगर पेट्रोल को बेचा जाए तो मान लेते हैं क्वांटिटी सेम 50,000 लीटर, मगर इसके बाद सेपरेशन पॉइंट पर बेचा जाए तो 90 रुपीज, बट फर्दर प्रोसेस करने के बाद बेचा जाए तो सेलिंग प्राइस हो जाएगी 100 रुपए पर लीटर। मतलब फर्दर प्रोसेस करने से पेट्रोल की सेलिंग प्राइस 10 रुपए लीटर बढ़ जाएगी। बट इसके लिए क्या करना पड़ेगा, पेट्रोल को फर्दर प्रोसेस करना पड़ेगा, है ना, फर्दर रिफाइंड करना पड़ेगा। पर यहाँ पर नाम क्या, वर्ड क्या यूज आता है, फर्दर प्रोसेस। तो फर्दर प्रोसेस करने में मान लेते हैं 2 लाख रुपए खर्च होंगे। क्या होंगे? 2 लाख रुपए खर्च होंगे, फर्दर प्रोसेस होगा, उसके बाद आप बेच सकते हो उसको। ये ऑप्शन है, मतलब जरूरी नहीं है कि आप उसको फर्दर प्रोसेस करने के बाद बेचोगे। आप चाहो तो फर्दर प्रोसेस मत करो, सेपरेशन पॉइंट पर ही बेच दो। डीजल में भी हमारे पास ऑप्शन है, सेपरेशन पॉइंट पर बेचें या फिर डीजल को भी फर्दर प्रोसेस करने के बाद बेचें। डीजल को अगर फर्दर प्रोसेस करने के बाद बेचें तो 80 रुपीज पर लीटर की जगह रेट हो जाएगी 90 रुपीज पर लीटर। मगर फर्दर प्रोसेस करने में हमारे यहाँ भी खर्च होने 2 लाख रुपए। ऑयल के लिए भी ऑप्शन है, या तो सेपरेशन पॉइंट पर बेच दिया जाए या फिर इसको भी फर्दर प्रोसेस करने के बाद बेचें। अगर फर्दर प्रोसेस करने के बाद बेचेंगे तो इसकी सेलिंग प्राइस मान लेते हैं हो जाएगी 130 रुपीज, 130 रुपए लीटर, या 140 रुपए लीटर, 140 रुपीज लीटर। और फर्दर प्रोसेसिंग करने में एक्सपेंडिचर होगा 1 लाख रुपए। मतलब ये ऑप्शन है, मतलब हमारे पास ऑप्शन ये है कि या तो सेपरेशन पॉइंट पर बेच दो, इट इज सेपरेशन पॉइंट, ये सेपरेशन पॉइंट है, यहां पर अगर बेच दिया जाए तो हम इसको कहेंगे सेपरेशन पॉइंट पर बेचा है। कहां बेचा है? सेपरेशन पॉइंट। ये है सेपरेशन पॉइंट, सेपरेशन पॉइंट।
ये है आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग। ये पॉइंट कौन सा है? आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग, मतलब सेपरेशन पॉइंट पर भी बेचा जा सकता है और प्रोडक्ट को फर्दर प्रोसेस करने के बाद भी बेचा जा सकता है। ये हमारे ऑप्शन पे है कि क्या करें। ये जो फर्दर प्रोसेस करने में खर्चा आ रहा है, जैसे पेट्रोल को फर्दर प्रोसेस करने में 2 लाख का खर्चा आ रहा है, डीजल को फर्दर प्रोसेस करने में 2 लाख का खर्चा आ रहा है, ऑयल को फर्दर प्रोसेस करने में 1 लाख रुपए का खर्चा आ रहा है, इसको कहते हैं फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। क्या कहते हैं? फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, फर्दर प्रोसेस करने की कॉस्ट। ठीक है, तो फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट कहते हैं। ये हो गई फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। ठीक है, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट कहते हैं, या फिर इसको सेपरेट कॉस्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सेपरेट कॉस्ट। ये वर्ड मैं आपको बाद में लिखा दूंगा। ठीक है, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, जिसको हम सेपरेट कॉस्ट भी कह सकते हैं। अच्छा, ये जो सेपरेशन पॉइंट तक खर्चा लगा, क्या क्या खर्चा लगा? एक तो लगा क्रूड ऑयल का खर्चा 50 लाख, और एक उसको प्रोसेस करने का खर्चा। ये जो टोटल 60 लाख रुपए लगे आपके, 60 लाख, ये जो 60 लाख रुपीस लगे, इसको कहते हैं जॉइंट कॉस्ट। क्या कहते हैं? जॉइंट कॉस्ट। वैसे नाम इसका जॉइंट कॉस्ट क्यों है? क्योंकि ये जो 60 लाख रुपीस का खर्चा लगा है, ये केवल पेट्रोल का खर्चा नहीं, ये केवल डीजल का खर्चा नहीं, या फिर ये केवल ऑयल का खर्चा नहीं। ये जो 60 लाख रुपए का खर्चा है, ये इन तीनों का मिलाकर खर्चा है। इसीलिए हमने इसको नाम क्या दिया है? जॉइंट कॉस्ट। मतलब सेपरेट होने तक जो भी खर्चा लगता है, हम उसको जॉइंट कॉस्ट कहते हैं। या फिर आप इसको ऐसे कह सकते हो, कॉस्ट अप टू सेपरेशन, सेपरेशन तक का खर्चा, कॉस्ट अप टू सेपरेशन। या फिर आप इसको क्या कह सकते हो? जॉइंट कॉस्ट। जॉइंट कॉस्ट क्यों? क्योंकि ये जो 60 लाख रुपीस का खर्चा लगा है, 50 लाख क्रूड ऑयल का, 10 लाख रुपए उसकी प्रोसेस करने का एक्सपेंडिचर, ये जो 60 लाख का एक्सपेंडिचर है, ये पेट्रोल का भी है, डीजल का भी है और ऑयल का, इन तीनों का मिलाकर है। ये खर्चा लगा तभी तो ये 3 प्रोडक्ट बने। मगर ये जो पेट्रोल को फर्दर प्रोसेस करने की कॉस्ट है 2 लाख, इसको हम सेपरेट कॉस्ट कहते हैं। सेपरेट कॉस्ट क्यों? क्योंकि ये केवल पेट्रोल को फर्दर प्रोसेस करने की है, ये खर्चा भी केवल पेट्रोल का ही है। ये जो 2 लाख रुपए, ये डीजल को फर्दर प्रोसेस करने की कॉस्ट, मतलब डीजल की सेपरेट कॉस्ट। और ये जो ऑयल की फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट 1 लाख, मतलब फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट कह सकते हो, या फिर आप इसको कह सकते हो सेपरेट कॉस्ट। क्लियर है? चलिए, ये तो हो गया, मैंने आपको सिचुएशन समझा दी। ठीक है, अब क्या करना है वो हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। मैं एक बार ये सारे हटा लेता हूँ। आई थिंक आपको पता चल गया होगा कि फर्दर प्रोसेसिंग कौन सा है, सेपरेशन पॉइंट कौन सा है, और अब समझने के लिए, और आगे समझने के लिए मैं इसको हटा रहा हूँ। ठीक है, आगे समझने के लिए मैं इसको यहाँ से क्लीन कर देता हूँ। ठीक है, अब ये सिचुएशन है आपके सामने। अब भावेश ने क्या किया? भावेश ने क्रूड ऑयल खरीदा 1 लाख लीटर, 50 रुपीज लीटर की रेट, 50 लाख में क्रूड ऑयल खरीदा, उसको प्रोसेस किया, 10 लाख रुपए खर्चा लगा। टोटल जॉइंट कॉस्ट कितनी लगी? 60 लाख। 3 प्रोडक्ट मिले, पेट्रोल, डीजल, ऑयल। भावेश ने तीनों को फर्दर प्रोसेस किया और उसके बाद बेचा। मतलब भावेश ने पेट्रोल को फर्दर प्रोसेस करने के बाद बेचा, डीजल को फर्दर प्रोसेस करने के बाद बेचा, और ऑयल को भी फर्दर प्रोसेस करने के बाद बेचा। सेपरेशन पॉइंट पर नहीं बेचा। ठीक है, अब भावेश ये जानना चाहता है कि मुझे 1 साल में कितना प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट कैलकुलेट करना चाहता है भावेश। भावेश तो सेठ है, भावेश तो इस रिफाइनरी का मालिक है, और हम कौन है? इस रिफाइनरी के कॉस्ट अकाउंटेंट। तो प्रॉफिट तो हमें निकालना है ना, हम तो एम्प्लॉई है। क्यों भावेश? हाँ, तो ज़्यादा खुश होने की जरूरत नहीं, तू तो टाइम टू टाइम सैलरी का चेक भेजता रहना। ठीक है, हाँ। तो भावेश ये जानना चाहता है कि मुझे रिफाइनरी में कितना प्रॉफिट हुआ। कैसे कैलकुलेट करते हैं प्रॉफिट? सेल्स माइनस एक्सपेंसेस इक्वल्स टू प्रॉफिट। करेक्ट है ना? भावेश क्या कर रहा है? सारे प्रोडक्ट को फर्दर प्रोसेस करने के बाद बेच रहा है, सेपरेशन पॉइंट पर नहीं बेच रहा है। तो सेपरेशन पॉइंट पर क्या सेलिंग प्राइस है, हमें उससे मतलब नहीं, हमें मतलब है
कि फर्दर प्रोसेस करने के बाद क्या सेलिंग प्राइस है, क्योंकि भावेश फर्दर प्रोसेस करने के बाद बेच रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिखेंगे सेल्स, पेट्रोल की सेल्स। पेट्रोल कितना लीटर है, 50,000, एक जीरो यहाँ ज्यादा लग गया, ये एक जीरो कम कर दिया, 50,000 लीटर। और क्या रेट है, 100 रुपए पर लीटर की रेट पर बेचा, तो 50,000 लीटर मल्टीप्लाई बाय 100। अच्छा, आपको ये जो कॉस्टिंग पड़ता है ना, इसमें कैलकुलेटर रोज साथ में लेकर आना है, समझ गया ना आप। हाँ, कैलकुलेटर रोज साथ में रखना है, क्योंकि कॉस्टिंग का मतलब क्या, कैलकुलेशन। और हमारी इतनी सुपर हिट कैलकुलेशन है नहीं कि सब कुछ पॉइंटर वॉइंटर सब कुछ निकाल लें, इसीलिए हमारे पास सबसे बड़ा हथियार कौन सा है, कैलकुलेटर। तो बिल्कुल आपको वो साथ में रखना है, रोज रोज साथ में रखोगे और अपनी कैलकुलेशन खुद करोगे। वैसे तो यहाँ सारी कैलकुलेशन मैं ही करूँगा, आप अपने पास रखना कैलकुलेशन करके, मगर आपको जब आप खुद कैलकुलेट करते हो तो आपको समझ में आता है कि कहाँ पर क्या कैलकुलेशन हम कर रहे हैं, मतलब प्रैक्टिकल सब्जेक्ट थोड़ा ज़्यादा अच्छा समझ में आता है, ठीक है। यहाँ तो सारी कैलकुलेशन मैं ही करूँगा, मैं खुद अपना कैलकुलेटर साथ में रखता हूँ, ठीक है ना। ये देखिए, ये कैलकुलेटर रखता हूँ मैं साथ में, तो मैं खुद कैलकुलेशन करूँगा, बट आपको भी साथ साथ में करना है, ठीक है। चलिए, सेल्स 50,000 लीटर पेट्रोल, और क्या रेट पर बेचा, हमने फर्दर प्रोसेस करने के बाद बेचा तो 100 रुपए की रेट से बेचा, तो 50,000 मल्टीप्लाई बाय 100, 50 लाख, 50 लाख रुपए पेट्रोल की सेल्स। डीजल 40,000 लीटर, 90 रुपीज पर लीटर, 36 लाख की सेल्स, डीजल की सेल्स। प्लस ऑयल 10,000 लीटर, 140 रुपीज पर लीटर, 14 लाख ऑयल की सेल्स। तो अगर तीनों को ऐड करेंगे तो टोटल सेल्स कितनी होगी, 50 प्लस 36 प्लस 14, 1 करोड़। हमारी टोटल सेल्स हो गई 1 करोड़ रुपए। अब हम इसमें से माइनस करेंगे एक्सपेंसेस। एक एक्सपेंसेस तो हमारा है फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, कौन सा खर्चा है, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। और एक हमारा खर्चा है जॉइंट कॉस्ट। फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट मतलब फर्दर प्रोसेस करने का खर्चा, और हम फर्दर प्रोसेस करने के बाद ही बेच रहे हैं। तो देखो, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट पेट्रोल में 2 लाख, प्लस डीजल में भी 2 लाख, प्लस ऑयल में 1 लाख, ये तीनों मिलकर 5 लाख रुपए, ये हो गई फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, ठीक है। फर्दर प्रोसेस करने का खर्चा, क्योंकि हम सारे प्रोडक्ट को फर्दर प्रोसेस करने के बाद बेच रहे हैं। और एक हो गई जॉइंट कॉस्ट, सेपरेशन तक का खर्चा, जिसमें क्रूड ऑयल का खर्चा 50 और 10 60, ये टोटल खर्चा हो गया 60 लाख। तो इसमें से माइनस कर देते हैं 60 लाख, 60 लाख। तो 1 करोड़ की सेल्स में से हमने 5 लाख माइनस कर दिया, 60 लाख भी माइनस कर दिया, तो हमारा प्रॉफिट आ गया, हमारा नहीं, यस हमारा नहीं, भावेश का प्रॉफिट। भावेश गजब प्रॉफिट हो रहा है भाई, 35 लाख रुपए का प्रॉफिट हो गया है। आप तो ये बताओ कि पार्टी कब दोगे, 35 लाख का प्रॉफिट हो गया। अच्छा, आपने ये सब माना है तो मिठाई भी मान लेते हैं कि खाली, ऐसा गजब। कैलकुलेट इजी, हमने सबकी सेल्स वैल्यू जोड़ ली तो ये टोटल सेल्स आ गई। हमने तीनों की फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट माइनस कर दी टोटल करके, और जॉइंट कॉस्ट तो वैसे ही टोटल ही है। तो 60 लाख और 5 लाख टोटल हमारा खर्चा है 65 लाख। 1 करोड़ की सेल्स है, प्रॉफिट आ गया 35 लाख। वेरी सरल। हाँ, डायलॉग अच्छा कौन सा है, वेरी सरल। वेरी इजी में मजा नहीं आता, वेरी सरल ऐसा लगता है थोड़ा अपना है, तो वेरी सरल, ठीक है। हाँ, वेरी सरल, 35 लाख का प्रॉफिट हो गया, ठीक है, ओके। अब ये तो ठीक है, ये तो हो गया, बट मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में भी कि कॉस्टिंग प्रोडक्ट वाइज प्रॉफिट को भी कैलकुलेट करता है। ये हमारे बिजनेस का प्रॉफिट 35 लाख, मतलब रिफाइनरी का प्रॉफिट 35 लाख, मगर ये प्रॉफिट क्या पूरा का पूरा पेट्रोल का है, क्या पूरा का पूरा प्रॉफिट डीजल का है, क्या पूरा का पूरा प्रॉफिट ऑयल का है, नहीं, इन तीनों का मिलाकर है। तो अगर मैं आपको ये कहूं कि ये बताओ कि इस 35 लाख के प्रॉफिट में से हमने पेट्रोल से कितने प्रॉफिट अर्न किया, हमने डीजल से कितना प्रॉफिट अर्न किया,
हमने ऑयल से प्रॉफिट कितना अर्न किया, मतलब ये 35 लाख तो कंबाइंड प्रॉफिट है, तीनों का मिलाकर है, और तीनों का अलग अलग करना हो तो ये कौन सी बड़ी बात है, कर सकते हैं। चलिए, ये इनकम स्टेटमेंट हमने अभी कॉमन बनाया, मतलब कंबाइंड बनाया। अब इस इनकम स्टेटमेंट को प्रोडक्ट वाइज बना देते हैं। इनकम स्टेटमेंट, जो ऊपर आपने इनकम स्टेटमेंट बनाया वो तो बनाया कंबाइंड, कंबाइंड सेल, कंबाइंड फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, कंबाइंड जॉइंट कॉस्ट, कंबाइंड प्रॉफिट। अगर मुझे प्रोडक्ट वाइज प्रॉफिट को कैलकुलेट करना है, जो कि कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट करता है, प्रोडक्ट वाइज प्रॉफिट को कैलकुलेट करता है, ओवरऑल प्रॉफिट को तो करता ही करता है, कम प्रोडक्ट वाइज भी प्रॉफिट को कैलकुलेट करना होता है। तो हमारे 3 प्रोडक्ट हैं, तो हम यहाँ पर इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं, पर्टिकुलर्स, पेट्रोल, डीजल, ऑयल और टोटल, कंबाइंड भी हो गया और प्रोडक्ट वाइज भी हो गया, ठीक है। ये कौन सी बड़ी बात है, अभी कर देते हैं। ये कौन सी बड़ी बात है, कंबाइंड है तो उसको अलग अलग कर देते हैं। अब अलग अलग करने में कहाँ दिक्कत आएगी वो हमें समझना पड़ेगा, कहाँ दिक्कत आने वाली है। सबसे पहले लेते हैं सेल्स वैल्यू, सेल वैल्यू, पेट्रोल की सेल्स वैल्यू 50 लाख, 50,000 लीटर, 100 रुपए पर लीटर, तो 50,000 मल्टीप्लाई बाय 100, 50 लाख। पेट्रोल की सेल्स वैल्यू 50 लाख। डीजल 40,000 मल्टीप्लाई बाय 90, 36 लाख, 36 लाख। और ऑयल 10,000 मल्टीप्लाई बाय 140, 14 लाख। एंड टोटल कंबाइंड सेल्स 1 करोड़। ओके, अलग अलग हो गया। लेस फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट मतलब सेपरेट कॉस्ट। फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, पेट्रोल में फर्दर प्रोसेस करने की कॉस्ट, क्योंकि देखो जो प्रोडक्ट होते हैं वो फर्दर प्रोसेस अलग अलग ही होते हैं, पेट्रोल अलग फर्दर प्रोसेस होगा, डीजल अलग होगा, ऑयल अलग फर्दर प्रोसेस होगा। अगर फर्दर प्रोसेस होता है तो खर्चा लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। तो पेट्रोल को हमने फर्दर प्रोसेस करने के बाद बेचा, तो फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट कितनी, 2 लाख। तो फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट पेट्रोल में 2 लाख। डीजल में फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट यहाँ भी 2 लाख, ये लीजिए 2 लाख। और ऑयल में फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट 1 लाख, ये लीजिए 1 लाख। और टोटल फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट 5 लाख। यहां तक तो बिल्कुल इजी है। अब बारी आती है जॉइंट कॉस्ट की। जॉइंट कॉस्ट वो कॉस्ट जो इन तीनों प्रोडक्ट को बनाने के लिए लगी। क्रूड ऑयल का खर्चा 50 लाख, उसको प्रोसेस करने का खर्चा 10 लाख, टोटल जॉइंट कॉस्ट कितनी है, 60 लाख। क्या ये जॉइंट कॉस्ट जो है 60 लाख, ये पूरी की पूरी पेट्रोल पे लिख दूं 60 लाख? इज इट करेक्ट? नो, क्योंकि ये जो 60 लाख की जॉइंट कॉस्ट है ये पूरी की पूरी पेट्रोल पे क्यों लगेगी? ये जो 60 लाख का जो खर्चा है वो इन तीनों प्रोडक्ट को बनाने में लगा है। तो ये जो 60 लाख रुपीस का खर्चा है ये पूरा का पूरा पेट्रोल पे नहीं लिखना है, या पूरा का पूरा डीजल पे नहीं लिखना है, या पूरा का पूरा ऑयल पे नहीं लिखना है, तीनों पे थोड़ा थोड़ा लिखना है। थोड़ा पेट्रोल पे लगेगा, थोड़ा डीजल पे, थोड़ा ऑयल पे। मतलब 60 लाख रुपए के एक्सपेंडिचर, ये जो जॉइंट कॉस्ट है इसको आप बांटोगे डीजल, पेट्रोल और केरोसिन पर, करेक्ट। अब यहां पर एक क्वेश्चन आता है, क्या ये जो 60 लाख रुपीस का एक्सपेंडिचर है इसको तीनों पे बांटेंगे कैसे? मतलब हाँ, रेशियो में तो बांटेंगे, करेक्ट। 60 लाख रुपीस के एक्सपेंडिचर को पेट्रोल, डीजल, ऑयल तीनों में रेशियो में तो बांटेंगे, मगर कौन से रेशियो में बांटोगे? 50, 40 और 10? आप कह रहे हो पेट्रोल की क्वांटिटी कितनी है, 50,000 लीटर, डीजल की क्वांटिटी कितनी है, 40,000 लीटर, और ऑयल की क्वांटिटी है 10,000 लीटर। मतलब 50, 40, 10, मतलब 5, 4, 1। तो आप कह रहे हो कि ये जो 60 लाख रुपीस का खर्चा लगा है उसको पेट्रोल, डीजल, ऑयल में 5, 4, 1 के रेशियो में बांट दो। मतलब जो क्वांटिटी है
इन तीनों प्रोडक्ट की जो क्वांटिटी है, पेट्रोल की क्वांटिटी 50,000 लीटर, डीजल की क्वांटिटी 40,000 लीटर, ऑयल की क्वांटिटी 10,000 लीटर, क्या रेशियो बना क्वांटिटी का? 5-4-1। 5-4-1 के रेशियो में बांट दो तो मैं आपको बता दूं आप एकदम सही हो, बिल्कुल ठीक हो। बट आपने जो अभी बताया है ये केवल एक मेथड है। आपने जो अभी बताया ये केवल एक मेथड है, इसके अलावा और भी बहुत सारे मेथड है। ये जो मेथड अभी आपने बताया है कि ये जो 60 लाख का खर्चा है, इसको पेट्रोल डीजल ऑयल इनकी जो क्वांटिटी है 50,000 लीटर 40,000 लीटर 10,000 लीटर, मतलब क्या रेशियो बना? 5-4-1। 5-4-1 के रेशियो में बांट दो। इसको कहते हैं क्वांटिटी का रेशियो। क्या कहता है? क्वांटिटी रेशियो। क्वांटिटी के रेशियो में बांट दो, बिल्कुल ठीक है। बट ये तो केवल एक मेथड है। जॉइंट कॉस्ट को जॉइंट प्रोडक्ट में बांटने के लिए बहुत सारे मेथड बने हुए हैं। पहला मेथड, मेथड फॉर एलोकेशन ऑफ जॉइंट कॉस्ट। एलोकेशन ऑफ जॉइंट कॉस्ट। जॉइंट कॉस्ट में एलोकेट करने, जॉइंट कॉस्ट को एलोकेट करने के बहुत सारे मेथड है, जिसमें से एक मेथड अभी आप बता रहे हो मुझे, वो है फिजिकल क्वांटिटी मेथड। फिजिकल क्वांटिटी मेथड। ये मेथड ये कहता है कि जॉइंट कॉस्ट को क्वांटिटी के रेशियो में बांट दो। किस रेशियो में बांट दो? क्वांटिटी के रेशियो में बांट दो। यहां पर पेट्रोल डीजल ऑयल तीन प्रोडक्ट हैं, तीनों की क्वांटिटी का बना दो रेशियो। क्वांटिटी का बना दो रेशियो। पेट्रोल की क्वांटिटी कितनी है? 50,000 लीटर। डीजल की क्वांटिटी कितनी है? 40,000 लीटर। ऑयल की क्वांटिटी कितनी है? 10,000 लीटर। ये क्या, अगर इसको थोड़ा छोटा करें तो रेशियो बन गया 5-4-1। थोड़ा छोटा किया, 50,000 40,000 10,000, रेशियो बन गया 5-4-1। 5-4-1 के रेशियो में जॉइंट कॉस्ट को बांट दो। जॉइंट कॉस्ट है कितनी? जॉइंट कॉस्ट टोटल 60 लाख है। तो जॉइंट कॉस्ट एलोकेशन, जॉइंट कॉस्ट का एलोकेशन सबसे पहले पेट्रोल पे। पेट्रोल टोटल जॉइंट कॉस्ट कितनी है? टोटल जॉइंट कॉस्ट है हमारी 60 लाख, मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 10। 5-4-1 तो 5/10। 30 लाख रुपीस की जॉइंट कॉस्ट पेट्रोल पे बांट दो। डीजल, डीजल 60 लाख मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 10, 24 लाख डीजल पे बांट दो। और ऑयल 60 लाख मल्टीप्लाई बाय 1/10, 6 लाख रुपीज ऑयल पे बांट दो। अगर ऐसा किया जाए तो देखो, पेट्रोल पर 30 लाख जॉइंट कॉस्ट, डीजल पर 24 लाख और ऑयल पर 6 लाख, तो प्रॉफिट आ जाएगा। आपको तीनों प्रोडक्ट का सेपरेट प्रॉफिट मिल गया। पेट्रोल 50 में से 2 लाख और 30 लाख माइनस किए तो पेट्रोल का प्रॉफिट हो गया 18 लाख। डीजल 36 लाख में से 2 लाख और 24 माइनस किए तो डीजल का प्रॉफिट हो गया 10 लाख। और ऑयल 14 लाख में से 1 लाख और 6 लाख माइनस किए तो ऑयल का प्रॉफिट हो गया 7 लाख। 1 करोड़ में से लेस किया तो ओवरऑल प्रॉफिट हो गया 35 लाख। अब हमने क्या किया, 35 लाख का जो प्रॉफिट है, हमें ये पता चल गया कि इसमें से 18 लाख का प्रॉफिट डीजल पेट्रोल का है, 10 लाख का प्रॉफिट डीजल का है और 7 लाख का प्रॉफिट ऑयल का है। बट ये जो आपने जॉइंट कॉस्ट को बांटा है ना क्वांटिटी के रेशियो में, ये मेथड तो बहुत इजी है, बट ये मेथड सबसे वर्स्ट मेथड है। बिल्कुल आपके दिल को बहुत बड़ा धक्का लगा होगा कि इजी तो था, ठीक था ना। ये सबसे वर्स्ट मेथड है। सबसे वर्स्ट मेथड, स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं कर रहा हूं मैं, आपके लिए तो इजी है, आपके लिए तो सबसे बेस्ट मेथड लग रहा है मुझे, है ना, इजी कैलकुलेशन। बट प्रैक्टिकली ये मेथड वर्स्ट मेथड है, खराब मेथड है।
मतलब ये जो कैलकुलेट करता है ये सही कैलकुलेशन नहीं है। अब क्यों सही नहीं है, मैं आपको इसका रीजन बताता हूँ। आपको एक रीजन बताने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ, उसके बाद में हम दूसरे मेथड को डिस्कस करेंगे, ठीक है। मतलब ये मेथड ज्यादा अच्छा मेथड क्यों नहीं है, क्यों दूसरे और मेथड बनाए गए। ऐसा नहीं है कि ये मेथड काम नहीं आता, ये मेथड भी काम तो आता है, बट मतलब ये ज्यादा काम नहीं आता, क्योंकि ये थोड़ा प्रैक्टिकल नहीं है। थोड़ा सा ये मेथड प्रैक्टिकल नहीं है। व्हाई नॉट प्रैक्टिकल, रीजन बताता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए, एग्जाम्पल को ध्यान से समझना, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक पर्सन है जिनका नाम है, नहीं भावेश नहीं कर रहा, चलिए भावेश, नहीं भावेश को नहीं लेते हैं, थोड़ा सा उम्र इंसान का नाम लेना लेना है, और ये इसकी तो भी उम्र ही क्या है ना, इसीलिए इसका नाम नहीं लेंगे। हम पर्सन लेते हैं जिसका नाम है रावण। रावण, ठीक है। रावण के तीन बेटे, रावण के तीन बेटे। वो रावण, वो रामायण वाला रावण, रावण में मत चले जाना, ठीक है। किसी ने रख लिया अपना नाम रावण, है ना। तीन बेटे हैं, एक है राम, एक है श्याम, और एक है घनश्याम, ठीक है। रावण तीन बेटे, एक है राम, एक है श्याम, और एक है घनश्याम, करेक्ट। रावण अलग रहता है, बच्चों के साथ नहीं रहता। राम भी अपनी फैमिली के साथ, सब बड़े हैं, मतलब रावण की एज है वो है अप्रोक्सीमेटली 70 ईयर्स, 70 साल के हैं भाई साहब। राम जो है वो है करीब करीब 45 ईयर्स का। श्याम जो है वो है 42 ईयर्स का, और घनश्याम जो है वो 40 ईयर्स का। तो सब मैरिड है, और सब अपनी अपनी फैमिली के साथ अलग रहते हैं, मतलब जॉइंट फैमिली नहीं है। रावण की फैमिली में अब केवल उसकी वाइफ है, क्योंकि बच्चे सब अलग रहते हैं। तो रावण और उसकी वाइफ दोनों अलग रहते हैं। राम अपनी फैमिली के साथ अलग रहता है, श्याम अपनी फैमिली के साथ अलग रहता है, और घनश्याम अपनी फैमिली के साथ अलग रहता है। रावण प्राइवेट जॉब कर रहा था। क्या कर रहा था? प्राइवेट जॉब, लंका में नहीं, जबरदस्ती। तो वो मैं कहा ना, वो वाला रावण नहीं है, ठीक है। उसको प्राइवेट जॉब की कहाँ जरूरत थी, है ना, उसके तो सोने की लंका थी। तो रावण जो है वो प्राइवेट जॉब करता था। तो प्राइवेट जॉब में आगे जाके कोई मतलब पेंशन वगैरह तो होती नहीं है। तो रावण की कोई कमाई नहीं थी, मगर घर का खर्चा, रावण के घर का अप्रोक्सीमेटली हर महीने का खर्चा था 30। राशन पानी का खर्चा, बिजली का बिल, मेडिसिन का खर्चा, सब मिलाकर 30,000 रुपये में गुजारा हो जाता था। बट 30,000 रुपये भी लाए कहाँ से, उसकी कमाई तो जीरो, जॉब थी नहीं, 70 साल का था, और कोई पेंशन वगैरह कुछ इनकम नहीं। तो अब रावण, ये जो तीनों बेटे हैं, राम श्याम और घनश्याम, ये तीनों देंगे रावण को, दिखती बात है। मगर ये दे नहीं रहे, ना राम पैसे दे रहा है, ना श्याम, ना घनश्याम। तो रावण पहुंच गया हाई कोर्ट, कोर्ट में पहुंच गए कि भाई ये तीनों मेरे बच्चे पैसे ही नहीं दे रहे, ये कैसे, मतलब कैसे चलेगा मेरा काम। अब भारत का कानून ये कहता है कि अगर कमाई नहीं है तो बच्चों को पैसे देने पड़ेंगे, देने ही पड़ेंगे, मतलब कंपलसरी है, तो देने पड़ेंगे। तो कोर्ट ने कहा चलो भैया ठीक है, कितना खर्चा है आपका हर महीने का। ऐसे मतलब यूं नहीं है कि स्विट्जरलैंड घूमने जा रहा है उसका खर्चा बताओ, आप नॉर्मल खर्चा कितना होता है ना, नेसेसिटी के लिए क्या पैसे चाहिए आपको, मेडिसिन, खाना पीना, इलेक्ट्रिसिटी जो। तो रावण ने बताया कि टोटल मुझे हर महीने के 30,000 रुपये चाहिए खर्चे के। ओके, रीजनेबल है 30,000 रुपये। तो राम श्याम घनश्याम तीन बच्चे हैं। तो कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि भाई ऐसा करो, 30,000 रुपीज है, तीन बेटे हैं, नंबर ऑफ बच्चों की क्वांटिटी कितनी, तीन, तो 30,000 बाय 3,
हर बेटा 10,000 रुपये देगा। आपको कैसा फैसला लगा? ठीक है, एकदम सही है, रीजनेबल है। 30,000 रावण का खर्चा है, 3 बेटे हैं, 10,000 रुपये राम देगा हर महीने, 10,000 रुपये श्याम देगा हर महीने, और 10,000 रुपये घनश्याम देगा हर महीने। करेक्ट है ना? हाँ। अब ये जो घनश्याम था, इसने वापस कर दी कोर्ट में कि ये जो डिसीजन है ये बिल्कुल गलत है। कोर्ट समझ के डिसीजन नहीं दिया। क्यों भाई, सही तो है, 10,000 रावण का खर्चा है हर महीने का, 3 बेटे हैं तो हर बेटा 10,000 देगा, इसमें क्या गलत है? घनश्याम ने जो कोर्ट में केस फाइल किया, अपील फाइल की, उसमें पता चला कि वाकई में जो पुराने वाले जज ने डिसीजन दिया वो गड़बड़ी थी, उसने ध्यान ही नहीं दिया। अब ध्यान कैसे नहीं दिया, मैं आपको अब बताता हूं कैसे। ये जो राम है ये बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, बहुत बड़ा, 2-4 फैक्ट्रियां इसके, ये भी कमाता है, इसका बेटा है वो भी बड़ा हो गया, वो भी कमाता है। इसकी मंथली कमाई 5 लाख रुपए, इसकी मंथली कमाई 5 लाख रुपए। देने की नीयत नहीं है फादर को पैसे, बाकी कमाता बहुत है, 5 लाख रुपए महीने का कमाता है। ये जो श्याम है ये डॉक्टर है, सही और गलत हर तरह के इलाज करता है, ठीक है ना? और इसकी मंथली कमाई करीब करीब 3 लाख रुपए पर मंथ, ये 3 लाख रुपए पर मंथ कमाता है। जो हमारा घनश्याम है ये सीएम है। मेरा एग्जाम्पल ऐसे ही है, यूं नहीं कि कल आप सारे जने सीएमए से अपना रजिस्ट्रेशन कैंसिल करा दो, ठीक है ना? मजाक के लिए एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ठीक है? हाँ, सीरियस नहीं होना। तो ये जो हमारा घनश्याम है ये सीएम है और इसकी मंथली कमाई 50,000 रुपए है। तो हमारे सीएमए कहते हैं कि साहब 50,000 रुपए में से मैं 10,000 दे दूं, मुझे फिर कौन देगा पैसे, मैं कहाँ से लाऊंगा, है ना? क्या आपको लगता है कि तीनों को 10-10 हजार रुपए देने चाहिए? एक 5 लाख महीने का कमाता है, एक 3 लाख महीने का कमाता है, और एक केवल महीने के 50,000 ही का। क्या फिर भी तीनों को 10,000 10,000 10,000 देने चाहिए? क्या कुछ गलत है? कुछ गलत है? गलत है। घनश्याम बेचारा 50,000 ही कमाता है, उसमें से 10,000 दे दे। राम 5 लाख कमाता है, उसमें से केवल 10,000 ही देने। तो ये जो, हाँ तीनों को पैसे देने हैं, मगर ये जो 10-10 हजार का एलोकेशन है लगता है गलत है। पेइंग कैपेसिटी के हिसाब से पैसे होने चाहिए। ऐसे नहीं कि 3 बेटे हैं, 3 क्वांटिटी, 3 बेटे बराबर बांट दो, 10-10-10, नहीं, गलत। पेइंग कैपेसिटी के बेस पर पेमेंट होना चाहिए कि ये 5 लाख कमाता है, ये 3 लाख कमाता है, और ये 50,000 कमाता है। तो इसका मतलब है पेइंग कैपेसिटी मतलब इनकी इनकम के रेशियो में इनको पैसे देने चाहिए, ना कि क्वांटिटी के रेशियो में। करेक्ट? तो यहां पर हमने क्या किया कि जो जॉइंट कॉस्ट थी तीनों प्रोडक्ट में क्वांटिटी के रेशियो में बांट दी, जबकि क्वांटिटी का रेशियो गलत है, पेइंग कैपेसिटी के हिसाब से होना चाहिए। अब आपको पेइंग कैपेसिटी कैसे पता चले? पेइंग कैपेसिटी का यहां मतलब हो गया सेल्स वैल्यू रेशियो में, सेल्स वैल्यू के रेशियो में। दूसरा मेथड बना सेल्स वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग। फर्दर प्रोसेस करने के बाद जो सेल्स वैल्यू आती है उस रेशियो में बांट दिया जाए, मतलब सेल्स वैल्यू के रेशियो में बांटो, ना कि क्वांटिटी के रेशियो में। तो सेल्स वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग, पेट्रोल, डीजल और ऑयल, फर्दर प्रोसेस होने के बाद की सेल्स वैल्यू। सेल्स वैल्यू इसका बनेगा रेशियो। पेट्रोल की सेल्स वैल्यू
फर्दर होने प्रोसेस होने के बाद 50 लाख। सेल्स वैल्यू का मतलब होता है क्वांटिटी इनटू प्राइस। तो क्वांटिटी कितनी है 5, क्वांटिटी है 50,000, क्वांटिटी है 50,000 लीटर मल्टीप्लाई बाय 100 रुपये रेट। तो सेल्स वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग इट इज 50 लाख। डीजल इट इज 36 लाख और ऑयल इट इज 14 लाख। ये रेशियो, इसको थोड़ा छोटा करें, इसको थोड़ा छोटा करोगे तो ये हो जाएगा 25, 18 और 7। इसको थोड़ा छोटा करोगे तो 25, 18 और 7 का रेशियो बनेगा। अब एलोकेशन ऑफ जॉइंट कॉस्ट, एलोकेशन ऑफ जॉइंट कॉस्ट। पेट्रोल पर जॉइंट कॉस्ट कितनी एलोकेट करोगे? टोटल जॉइंट कॉस्ट कितनी है आपकी? टोटल जॉइंट कॉस्ट है आपकी 60 लाख मल्टीप्लाई बाय 25 डिवाइडेड बाय 50। 30 लाख रुपीस की जॉइंट कॉस्ट आप पेट्रोल पे एलोकेट करोगे। डीजल पर जॉइंट कॉस्ट कितनी एलोकेट करोगे? टोटल जॉइंट कॉस्ट 60 लाख मल्टीप्लाई बाय 18 डिवाइडेड बाय 50 रुपीस। 21,60,000। और ऑयल पर जॉइंट कॉस्ट कितनी एलोकेट करोगे? 60 लाख मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइडेड बाय 50, इट इज रुपीज 8,40,000। तो आपने 60 लाख रुपीस का एलोकेशन कैसे किया? 30 लाख पेट्रोल पर, 21,60,000 डीजल पर और 8,40,000 ऑयल पर। ठीक है, तो इस तरीके से एलोकेशन चेंज हो गया अगर सेल्स वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग के रेशियो में बांटे तो। ठीक है, ओके। अच्छा, फिर आता है तीसरा मेथड। ये कहता है कि सेल्स वैल्यू सेपरेशन पॉइंट पर भी तो है। आपने सेपरेशन पॉइंट पर बेचा नहीं, आपने सेपरेशन पॉइंट पर उसको बेचा नहीं, बट सेपरेशन पॉइंट पर बेच तो सकते ही हो। अगर सेपरेशन पॉइंट पर बेचा जाए तो क्या सेल्स वैल्यू होती है? उस रेशियो में जॉइंट कॉस्ट को बांटा जाए। आपने सेपरेशन पॉइंट पर बेचा नहीं, बट रेशियो तो बन ही सकता है। तो जो सेल्स वैल्यू सेपरेशन पॉइंट पर है, जो सेल्स वैल्यू सेपरेशन पॉइंट पर है, उस रेशियो में जॉइंट कॉस्ट को बांटा जाए। बेचा आपने फर्दर प्रोसेस करने के बाद है, कोई दिक्कत नहीं, मगर हम जो रेशियो है वो तो बना ही सकते हैं ना। तो यहां पर हम क्या करेंगे? पेट्रोल, डीजल और ऑयल, 60 लाख रुपीस की जो जॉइंट कॉस्ट है उसको सेल्स वैल्यू एट सेपरेशन पॉइंट, उसका बनाएंगे रेशियो। अब देखिए, पेट्रोल की सेल्स वैल्यू सेपरेशन पॉइंट पर कितनी है? सेपरेशन पॉइंट पर पेट्रोल की क्वांटिटी है 50,000 लीटर और 1 लीटर की सेलिंग प्राइस सेपरेशन पॉइंट पर है 90 रुपीज। तो 50,000 इंटू 90 इट इज 45 लाख, 45 लाख। फिर डीजल, सेपरेशन पॉइंट पर डीजल की क्वांटिटी है 40,000 लीटर, रेट 80 रुपीज पर लीटर। 40,000 मल्टीप्लाई बाय 80, इसकी सेल्स वैल्यू 32 लाख है सेपरेशन पॉइंट पर। और ऑयल, ऑयल की क्वांटिटी 10,000 लीटर मल्टीप्लाई बाय 120 रुपीज पर लीटर। तो ये कितना हो गया? 10,000 मल्टीप्लाई बाय 120, 12 लाख। सेपरेशन पॉइंट पर इसकी सेल्स वैल्यू 12 लाख। इसको थोड़ा छोटा करें, इसको अगर थोड़ा छोटा करें तो रेशियो बन जाएगा 45, 32 और 12। ये रेशियो बन गया। इस रेशियो में जॉइंट कॉस्ट का एलोकेशन कर दो। जॉइंट कॉस्ट एलोकेशन मतलब आपको प्रोडक्ट वाइज प्रॉफिट कैलकुलेट करना है और इसके लिए आपको जॉइंट कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा।
और जॉइंट कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे मेथड है। एक मेथड तो फिजिकल क्वांटिटी मेथड, क्वांटिटी के रेशियो में जॉइंट कॉस्ट को बांट दो। दूसरा मेथड सेल्स वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग, फर्दर प्रोसेसिंग के बाद जो सेल्स वैल्यू आई उसका रेशियो बनाओ और उस रेशियो में जॉइंट कॉस्ट को बांट दो। तीसरा सेल्स वैल्यू एट सेपरेशन पॉइंट, सेपरेशन पॉइंट पर जो सेल्स वैल्यू है उसका रेशियो बनाओ और उस रेशियो में जॉइंट कॉस्ट को बांट दो। अच्छा, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट को बांटने की तो जरूरत ही नहीं, वो तो अलग अलग ही होती है, वो तो अलग अलग ही होती है। जॉइंट कॉस्ट कंबाइंड होती है, इसलिए उसको बांटना पड़ेगा। तो जॉइंट कॉस्ट एलोकेशन, सबसे पहले पेट्रोल 60 लाख मल्टीप्लाई बाय 45 डिवाइडेड बाय 89 डिवाइडेड बाय 89। तो 60 लाख डिवाइडेड बाय 89 मल्टीप्लाई बाय 45। पेट्रोल पर जॉइंट कॉस्ट एलोकेट होगी 30,33,708। हाँ, पॉइंट में नहीं लिखना है, राउंड फिगर करके लिखना है, ठीक है। फिर डीजल, डीजल पे जॉइंट कॉस्ट कितनी एलोकेट होगी, टोटल जॉइंट कॉस्ट कितनी है 60 लाख मल्टीप्लाई बाय 32 डिवाइडेड बाय 89। 60 लाख मल्टीप्लाई बाय 32 डिवाइडेड बाय 89, 21,57,303। हाँ, प्रॉफिट तो चेंज होना ही है ना, अगर जॉइंट कॉस्ट अलग अलग हो गई तो दिखती बात है सब में प्रॉफिट का अमाउंट अलग अलग आएगा। कंबाइंड प्रॉफिट तो सेम आएगा बट प्रोडक्ट वाइज जो प्रॉफिट आएगा वो अलग अलग आएगा, है ना, क्योंकि जॉइंट कॉस्ट की टोटल तो 60 लाख ही है, मगर प्रोडक्ट वाइज जो एलोकेशन हो रहा है वो अलग अलग अमाउंट हो रहा है, तो अलग अलग मेथड में प्रॉफिट का अमाउंट भी अलग अलग आएगा। प्रोडक्ट वाइज टोटल प्रॉफिट सेम रहेगा, है ना। ऑयल, ऑयल 60 लाख मल्टीप्लाई बाय 12 डिवाइडेड बाय 89। 60 लाख मल्टीप्लाई बाय 12 डिवाइडेड बाय 89, 8,08,989। ये 60 लाख का एलोकेशन हो गया। ये तीसरा मेथड हो गया सेल्स वैल्यू एट सेपरेशन पॉइंट। हाँ, टोटल 5 मेथड है प्रैक्टिकली, प्रैक्टिकल क्वेश्चन को सॉल्व करने के हिसाब से टोटल 5 है, ये तीसरा हो गया। अब बात करते हैं फोर्थ मेथड की, उसका नाम है नेट रियलाइजेबल वैल्यू मेथड। नेट रियलाइजेबल वैल्यू मेथड, इसको शॉर्ट में NRV भी आप कह सकते हो, NRV, नेट रियलाइजेबल वैल्यू। ये मेथड ये कहता है कि जो जॉइंट प्रोडक्ट है उसकी NRV कैलकुलेट करो और NRV का रेशियो बनाओ, उस रेशियो में जॉइंट कॉस्ट को एलोकेट करो। अब यहां पर बात यह है व्हाट इज NRV, तो मैं NRV का मतलब लिख देता हूं। नेट रियलाइजेबल वैल्यू का मतलब यहां पर क्या है, सेल्स वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग, आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग, सेल्स वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग, उसमें से आपको माइनस करना है फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, और माइनस करना है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट इफ एनी, अगर दे रखी हो तो। जैसे हमने ये जो एग्जांपल लिया इसमें तो हमने नहीं ले रखी, बट हो सकता है आपको जो क्वेश्चन दे रखा हो उसमें दे रखी हो। तो आप NRV कैलकुलेट करो। NRV का मतलब होता है जो फर्दर प्रोसेसिंग के बाद की सेल्स वैल्यू है उसमें से आप एक तो फर्दर प्रोसेसिंग की कॉस्ट माइनस करो और एक सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन माइनस करो, रिजल्ट में आपको क्या मिलेगा, NRV। उस NRV का आप रेशियो बनाओ और उस रेशियो में जॉइंट कॉस्ट को बांटो। देखिए कैसे, कौन कौन से प्रोडक्ट हैं, पेट्रोल, डीजल और ऑयल। NRV, इसका आप बनाओगे रेशियो, नेट रियलाइजेबल वैल्यू। अब नेट रियलाइजेबल वैल्यू सबसे पहले तो हम कैलकुलेट करते हैं पेट्रोल की। पेट्रोल की सेल्स वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग कितनी है, पेट्रोल की सेल्स वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग 50,000 लीटर, 100 रुपए पर लीटर, 50 लाख।
माइनस करो इसमें से फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। पेट्रोल की फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट 2 लाख, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट नहीं दे रखी है, इसका मतलब पेट्रोल की नेट रियलाइजेबल वैल्यू 48 लाख। पेट्रोल की नेट रियलाइजेबल वैल्यू 48 लाख, 48 लाख। सेम ऐसे ही आपको डीजल की भी नेट रियलाइजेबल वैल्यू कैलकुलेट करनी है। डीजल की सेल्स वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग 40,000 लीटर मल्टीप्लाई बाय 90 रुपीज पर लीटर, 36 लाख। 36 लाख माइनस इसकी नेट रियलाइजेबल वैल्यू है, मतलब इसकी फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट है 2 लाख। तो 36 लाख में से 2 लाख माइनस करोगे तो रिमेनिंग बचेगा 34 लाख। डीजल की नेट रियलाइजेबल वैल्यू 34 लाख। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, अगर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा होता तो नेट रियलाइजेबल वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम उसको माइनस करते, फिर नेट रियलाइजेबल वैल्यू हमें मिलती, है ना, या है नहीं। अच्छा, इसके बाद में ऑयल। ऑयल की सेल्स वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग, ऑयल की सेल्स वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग है 10,000 मल्टीप्लाई बाय 140, इट इज 14 लाख। 14 लाख में से 1 लाख फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट माइनस करोगे तो 13 लाख। 13 लाख इसकी नेट रियलाइजेबल वैल्यू। इसको थोड़ा छोटा करें, छोटा करोगे तो 48, 34 और 13, ये आपको रेशियो मिल गया। इस रेशियो में आप जॉइंट कॉस्ट को एलोकेट कर दो। मतलब ये चैप्टर बेसिकली जॉइंट कॉस्ट को एलोकेट करने के बारे में दे रखा है, क्योंकि जो एक बार जॉइंट कॉस्ट का एलोकेशन हो गया फिर तो प्रॉफिट निकालना बहुत आसान काम है। प्रोडक्ट वाइज आप प्रॉफिट निकाल सकते हो, प्रोडक्ट वाइज सेल्स, प्रोडक्ट वाइज फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट और जॉइंट कॉस्ट में शेयर, ये माइनस करोगे तो हर प्रोडक्ट का प्रॉफिट निकल जाएगा, है ना। जॉइंट कॉस्ट एलोकेशन, सबसे पहले पेट्रोल 60 लाख मल्टीप्लाई बाय 48 डिवाइडेड बाय 95, 60 lakh multiply by 48 divided by 95, it is 30 lakh 31,579। फिर डीजल 60 lakh multiply by 34 divided by 95, 60 lakh multiply by 34 divided by 95, 21 lakh 47,368। और फिर ऑयल इक्वल्स टू 60 लाख मल्टीप्लाई बाय 13 डिवाइडेड बाय 95, 60 लाख मल्टीप्लाई बाय 13 डिवाइडेड बाय 95, 8,21,053। ये हमने जॉइंट कॉस्ट को एलोकेट करने के 3 मेथड तो डिस्कस कर लिए, 4 मेथड। पहला मेथड कौन सा, फिजिकल क्वांटिटी मेथड, क्वांटिटी के रेशियो में बांटो। दूसरा मेथड हमने क्या डिस्कस किया, सेल्स वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग। फिर हमने डिस्कस किया सेल्स वैल्यू एट द पॉइंट ऑफ सेपरेशन। और चौथा मेथड डिस्कस किया नेट रियलाइजेबल वैल्यू मेथड। ठीक है, 4 मेथड हो गए। एक मेथड होता है जिसको हम कहते हैं कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेथड। एक बार आप लिख लो, इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे, बट एक बार मैं लिखा देता हूं, है ना। 5th मेथड जिसका नाम है कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेथड, कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेथड। इसके बारे में एक बार आप लिख लीजिए, बट समझेंगे इसके बारे में बाद में, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, जो आपकी जॉइंट कॉस्ट है, जैसे यहां पर हमारी जॉइंट कॉस्ट कितनी है 60 लाख। जो आपकी जॉइंट कॉस्ट होती है उसको हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, वेरिएबल जॉइंट कॉस्ट और फिक्स्ड जॉइंट कॉस्ट। जो भी आपकी जॉइंट कॉस्ट होती है उसको हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, वेरिएबल जॉइंट कॉस्ट और फिक्स्ड जॉइंट कॉस्ट। वेरिएबल जॉइंट कॉस्ट को हम क्वांटिटी के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। क्वांटिटी रेशियो, किस रेशियो में,
क्वांटिटी के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, क्वांटिटी के रेशियो में। और जो फिक्स जॉइंट कॉस्ट होती है उसको हम कंट्रीब्यूशन के रेशियो में डिवाइड करते हैं। एक बार आप लिख लीजिए, फिर इसके मतलब सब अब बाद में समझेंगे, ठीक है। ये अभी हम अप्लाई भी नहीं करेंगे, इसको मैं लिखा देता हूं जिससे कि सारे मेथड एक साथ आपके आ जाए, है ना। तो वेरिएबल जॉइंट कॉस्ट और फिक्स जॉइंट कॉस्ट, दो तरह की कॉस्ट होती है। यहाँ पर आपको क्वेश्चन में डिस्ट्रीब्यूट करके देंगे, मतलब आपको करना नहीं है, आपको किया हुआ होगा कि ये वेरिएबल है और ये फिक्स्ड है। वेरिएबल को क्वांटिटी के रेशियो में बांटना है और फिक्स को कंट्रीब्यूशन के रेशियो में बांटना है। अब आप कहेंगे व्हाट इज कंट्रीब्यूशन, तो कंट्रीब्यूशन का मतलब होता है सेल्स वैल्यू माइनस वेरिएबल कॉस्ट। अगर सेल्स वैल्यू में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर दिया जाए तो पीछे बचेगा कंट्रीब्यूशन। और कंट्रीब्यूशन के रेशियो में क्या करना है, फिक्स जॉइंट कॉस्ट को बांटना है। तो अभी एक बार इस मेथड को केवल लिखा है, बट बाद में जब क्वेश्चन करेंगे तो थोड़ा बहुत इसके बारे में उस समय समझेंगे, ठीक है। अच्छा, कंट्रीब्यूशन के बारे में ज्यादा समझ में आएगा जब हम एक चैप्टर पढ़ेंगे मैनेजमेंट अकाउंटिंग का, मार्जिनल। जब हम मार्जिनल चैप्टर पढ़ेंगे तो इसके बारे में थोड़ा ज्यादा अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। तो अभी आप ये लिख लीजिए कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेथड। हाँ हाँ, एग्जाम के हिसाब से इम्पोर्टेंट तो देखो ये वाला जो 5th नंबर लिखा है वो तो बहुत कम इम्पोर्टेंट है। जो पहले वाले जो 4 है उसमें से भी पहले वाले जो 3 है, एक तो क्वांटिटी मेथड, दूसरा सेल्स वैल्यू एट सेपरेशन पॉइंट और सेल्स वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग, वो पहले वाले तीनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। अच्छा, यहाँ पर एक और पॉइंट आता है कि अगर मान लो क्वेश्चन में मेथड ही नहीं दे रखा हो, 5 मेथड होते हैं जॉइंट कॉस्ट को बांटने के, अगर क्वेश्चन में मेथड दे ही नहीं रखा हो तो क्या करें। तो आपको मैं बता दूं कि सबसे बेस्ट मेथड होता है कौन सा, बिल्कुल नहीं, क्वांटिटी मेथड सबसे बेस्ट मेथड नहीं होता। सबसे बेस्ट मेथड होता है 3rd नंबर। कौन सा लिखा हमने, सेल्स वैल्यू एट सेपरेशन पॉइंट। अगर आपको क्वेश्चन में मेथड का रेफरेंस नहीं दे रखा है, मेथड के बारे में लिखा ही नहीं कि कौन सा मेथड से जॉइंट कॉस्ट को बांटो, तो आप कौन से मेथड का यूज करोगे, सेल्स वैल्यू एट सेपरेशन पॉइंट। सेपरेशन पॉइंट पर जो सेल्स वैल्यू आती है उस रेशियो में, जो सेल्स वैल्यू उस रेशियो में जॉइंट कॉस्ट को बांटोगे। क्लियर है। तो 5 मेथड, 5th मेथड को अभी तक हमने कैसे बांटते हैं ये पूरा तरह से डिस्कस नहीं किया, लिखा जरूर है। तो 4 मेथड तो आप समझ गए अच्छी तरह से, 5th को भी जब आएगा एग्जाम्पल तब समझेंगे, ठीक है। अब इसमें क्या करना होता है, जॉइंट कॉस्ट को एलोकेट करना होता है और कहते हैं इनकम स्टेटमेंट बनाओ। अच्छा देखो, जैसे अभी हमने किया कि हमने प्रोडक्ट को फर्दर प्रोसेस करने के बाद बेचा, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि हम फर्दर प्रोसेस नहीं करते हैं, हम सेपरेशन पॉइंट पर ही बेच देते हैं। तो दो तरीके से इनकम स्टेटमेंट बनता है। अगर प्रोडक्ट को फर्दर प्रोसेस करने के बाद बेचें तो इनकम स्टेटमेंट बनाना, और अगर एक प्रोडक्ट को सेपरेशन पॉइंट पर ही बेच दें तो इनकम स्टेटमेंट बनाना। दोनों का फॉर्मेट बता रहा हूं। इनकम स्टेटमेंट आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग, अगर मैं प्रोडक्ट को फर्दर प्रोसेस करने के बाद बेचूं तो इनकम स्टेटमेंट कैसा बनेगा, इनकम स्टेटमेंट कैसा बनेगा। जैसे मान लेते हैं हमारे 3 प्रोडक्ट हैं, P1 P2 P3। जब आप बनाओगे तो एक लास्ट में टोटल का कॉलम भी बनाओगे, ठीक है। इनकम स्टेटमेंट कैसे बनेगा, अगर आप प्रोडक्ट को फर्दर प्रोसेस करने के बाद सेल करते हो तो सबसे पहले आपको लिखना है सेल्स वैल्यू, सेल्स वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग। फर्दर प्रोसेस करने के बाद जो सेल्स वैल्यू है वो लिखोगे, उसमें से माइनस करोगे फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट जिसको आप सेपरेट कॉस्ट भी कह सकते हो, वो माइनस करोगे। माइनस करोगे जॉइंट कॉस्ट, जॉइंट कॉस्ट जो भी आपको मेथड आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा, एक मेथड दिया होगा, वो मेथड से आपको जॉइंट कॉस्ट का बांटनी है और वो जॉइंट कॉस्ट माइनस करोगे। अगर आपको क्वेश्चन में सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा दे रखा है तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चे को भी आप क्या करोगे, माइनस, और आपको क्या मिलेगा, प्रॉफिट, या फिर आपको मिलेगा लॉस।
ये जॉइंट प्रोडक्ट 1, ये जॉइंट प्रोडक्ट 2, ये जॉइंट प्रोडक्ट 3। हमने 3 का एग्जाम्पल लिया है, 2 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। ठीक है, अगर प्रोडक्ट को सेपरेशन पॉइंट पर ही बेचा जाए, फर्दर प्रोसेस नहीं करेंगे, तो इनकम स्टेटमेंट कैसे बनेगा? अगर हम प्रोडक्ट को फर्दर प्रोसेस करें ही नहीं, तो क्या फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट लगेगी? नहीं लगेगी, राइट। अगर हम प्रोडक्ट को फर्दर प्रोसेस नहीं करते हैं, सेपरेशन पॉइंट पर ही बेच देते हैं, तो फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट लगेगी नहीं। तो एक्सपेंडिचर कौन सा लगेगा? जॉइंट कॉस्ट, वो तो लगना ही है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट लगेगा, और फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट नहीं लगेगा। तो सेल्स वैल्यू एट सेपरेशन पॉइंट में से आप माइनस करोगे सेल्स वैल्यू एट सेपरेशन पॉइंट में से आप माइनस करोगे जॉइंट कॉस्ट, और आप माइनस करोगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट नहीं लगेगी, क्योंकि आप सेपरेशन पॉइंट पर बेच रहे हो, और इससे आपको मिलेगा प्रॉफिट या लॉस। मतलब बहुत बार एग्जाम में कहते हैं कि बताओ फर्दर प्रोसेस नहीं करें तो क्या प्रॉफिट होगा, फर्दर प्रोसेस करें तो बताओ क्या प्रॉफिट होगा, है ना। तो आपको ये दोनों इनकम स्टेटमेंट ध्यान रखने होंगे। अगर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है तो ठीक है, नहीं है तो फिर केवल फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट और जॉइंट कॉस्ट। आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग बेचोगे तो फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट और जॉइंट कॉस्ट, और अगर सेपरेशन पॉइंट पर बेचोगे तो केवल जॉइंट कॉस्ट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट नहीं है तो। ठीक है, तो ये इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट, 5 मेथड जॉइंट कॉस्ट को एलोकेट करने के लिए। क्वेश्चन ऐसे ही आता है, आपको 2-3 जॉइंट प्रोडक्ट दे रखे होंगे, उसकी डिटेल दे रखी होगी, फिर आपको कहेंगे कि जॉइंट कॉस्ट को इस रेशियो में बांटना है, इस मेथड से बांटना है, फिर कहेंगे बताओ प्रॉफिट कितना होगा, तो इनकम स्टेटमेंट बना दो, है ना। ज्यादातर जो क्वेश्चन होते हैं वो इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो आज हमारा क्लास का सेकेंड डे है, तो ज़्यादा फिर मैं अत्याचार नहीं करता हूँ, है ना। पहले कुछ 2-4 दिन तो क्लास ज़्यादा बड़ी लंबी पारी नहीं खेलते हैं, छोटी पारी खेलते हैं, और उसके बाद में फिर हम क्लास के टाइमिंग को बढ़ा देंगे। ठीक है, हाँ, एवरेज 1.5 आवर आ जाएंगे, क्योंकि कभी कभी फिर 2-2 घंटे की भी क्लास लेंगे, तो अपन कवर कर लेंगे वहाँ पे। ओके, तो आज की क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में इस पूरे को एक बार वापस से रिवाइज करेंगे, और फिर स्टार्ट करेंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करना। ठीक है, एक और पॉइंट है जो इसमें अभी डिस्कस करना बाकी है, बट वो जब 1-2 क्वेश्चन करेंगे उसके बाद में अपन डिस्कस करेंगे कि उसको कैसे करना है। ठीक है, ओके ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर। हाँ, करेक्ट, हाँ, ठीक है।